गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज अपन कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के अंदर नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, हेल्थ प्लानिंग इन इंडिया। हेल्थ प्लानिंग इन इंडिया, इंडिया के अंदर क्या क्या प्लानिंग हुई उसके बारे में, हेल्थ के बारे में क्या प्लानिंग हुआ, इसके अंदर पढ़ेंगे हेल्थ कमेटी। हेल्थ कमेटी इसके बारे में आज पढ़ने वाले हैं। देखिएगा क्या टॉपिक है, हेल्थ प्लानिंग इन इंडिया। इंडिया के अंदर क्या क्या प्लानिंग हुआ हेल्थ के बारे में, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इंडिया के अंदर हेल्थ को इम्प्रूवमेंट करने के लिए क्या क्या कमियां थी उसको पूरे करने के लिए, या कौन सी डिजीज को किस कमेटी ने ज़्यादा फोकस किया उसके बारे में आज पढ़ने वाले हैं। तो हेल्थ प्लानिंग के लिए बहुत सारी कमेटी है, जो इंडिया के अंदर बहुत सारी कमेटी है, वो कमेटी आई और उस कमेटी ने उसने एक पर्टिकुलर डिजीज़ के ऊपर या उन्होंने क्या क्या रिकमेंडेशन रखा कि हेल्थ को इम्प्रूवमेंट करने के लिए क्या क्या ज़रूरत है या किसके ऊपर फोकस किया, उसके बारे में आज पढ़ने वाले हैं। बहुत सारी कमेटियों ने अपने अलग अलग सुझाव भी दिए। तो कौन कौन से सुझाव दिए, क्या क्या रिपोर्ट कब सबमिट हुई, कब कमेटी आई और उसको किस नाम से जानते हैं, उसके बारे में आज पढ़ने वाले हैं। बने रहिए मेरे साथ, ठीक है। देखिएगा इसके अंदर सबसे पहले आप लगा दीजिएगा सीरियल नंबर, उसके बारे में कमेटी नेम, कमेटी नेम और उसके बाद में रिपोर्टेड, कब रिपोर्टेड हुई थी और उसके बाद में सबमिट रिपोर्ट, सबमिट रिपोर्ट, ठीक है। और उसके बाद में उसको किस नाम से जाना जाते हैं और उनके क्या क्या रिकमेंडेशन हैं। आज अपना जो कमेटी है उस कमेटी के अंदर अपन तीन बातों पे ज़्यादा फोकस करेंगे कि कौन सी कमेटी है, उस कमेटी की रिपोर्टेड कौन से सन के अंदर रिपोर्टेड हुआ, कौन से सन के अंदर उन्होंने डॉक्यूमेंट फाइनली रिपोर्ट करवा दिए, कौन सी कमेटी को किस नाम से जाना जाता है और उसके बाद में उन्होंने कौन कौन से रिकमेंडेशन रखे, उसके बारे में आज पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले जो कमेटी की बात करते हैं तो वो कौन सी कमेटी है, बोर कमेटी। बोर कमेटी, बोर कमेटी, बोर कमेटी जिसके अंदर रिपोर्टेड हुआ था 1943 के अंदर, ये बोर कमेटी आई थी 1943 और सबमिट रिपोर्ट 1946 के अंदर उन्होंने क्या कर दिया था, रिपोर्ट सबमिट करवा दिया था, ठीक है। तो ये बोर कमेटी है, इसने सर जोसेफ बोर, इसका जो बोर कमेटी का जो चेयरमैन है, चेयरमैन कौन है, सर जोसेफ बोर। तो इन्होंने अपने नाम के अकॉर्डिंग उनकी कमेटी का नाम रखा है, ठीक है। देखिएगा बोर कमेटी जिसमें 1943 से 1946 के बीच में ये कमेटी आई थी। देखिएगा यहाँ पे आपका एक रेंज दिया हुआ है 1943 से लेकर के 1946। इसका मतलब ये हुआ कि 1946 के अंदर ये जो कमेटी है वो रिपोर्टेड हुई थी या इंडिया के अंदर आई थी, या सर जोसेफ बोर ने आपने उस कमेटी के बारे में स्टार्ट किया था, ठीक है, कि हेल्थ को इम्प्रूवमेंट करने के लिए क्या क्या रिकमेंडेशन है, क्या क्या करना होगा, क्या इम्प्रूवमेंट करना होगा, क्या क्या कमियां हैं, उसको पूरी करने के लिए उन्होंने एक नियम कायदे कानून बनाए, ठीक है। तो 1943 के अंदर वो स्टार्ट हुए थे और उसके अंदर सबमिट लास्ट जो रिपोर्ट है उन्होंने कब सबमिट किया, 1946। मेरे कहने का मतलब ये है कि बोर कमेटी ने अपने 1946 के अंदर आए और उन्होंने इंडिया के हर कोने में, हर कमेटी में जाकर के कमियों को देखा और उस कमी को पूरा करने के लिए उन्होंने नियम, रूल्स, रेगुलेशन बनाए कि क्या क्या कहाँ पे ज़रूरत है, उसको पूरा करने के लिए क्या करना चाहिए। उन्होंने अपने प्लानिंग के अकॉर्डिंग अपने प्लान तैयार किए और लास्ट फाइनल 1946 के अंदर उन्होंने रिपोर्ट सबमिट करवा दी कि इस कमेटी के अंदर ये होना चाहिए
चाहिए, इसके अकॉर्डिंग यदि काम होता है तो हेल्थ का क्या होगा, इंप्रूवमेंट होगा। तो उन्होंने देखिएगा कि वॉर कमेटी 1946 के अंदर रिपोर्टेड हुई और सबमिट रिपोर्ट कब करवाया, 1946, तो उसको ये कब है, वॉर कमेटी, ठीक है। वॉर कमेटी का जो चेयरमैन है वो कौन है, सर जोसेफ वॉर है, और उस कमेटी को किस नाम से जाना जाता है, आल्सो नॉन एज, किस नाम से जाना जाता है, देखिएगा वॉर कमेटी को किस नाम से जाना जाता है, हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी, हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी के नाम से जाना जाता है, आल्सो नॉन एज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, VVI हमेशा हर एग्जाम के अंदर आता है। एग्जाम के अंदर आपका वही पॉइंट आएंगे कि वॉर कमेटी कब आई या कब गठित की गई, तो उसके अंदर आपको है कि कब रिपोर्टेड हुई या लास्ट रिपोर्टेड जो सबमिट कब करवाया, उसके बारे में ध्यान रखना है। तो वॉर कमेटी 1903 से 1946 के अंदर है, तो आपका ऑप्शन रहेगा 1946, ठीक है। या उस वॉर कमेटी को किस नाम से जाना जाता है, तो उस वॉर कमेटी का जो अदर नेम है हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी, हेल्थ सर्वे या डेवलपमेंट कमेटी, मतलब हेल्थ सर्वे, उनका हेल्थ का सर्वे किया और उसके बाद में उन कमेटी को क्या किया, डेवलपमेंट किया, तो हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी के नाम से जाना जाता है। इसका ये अदर नेम है, ध्यान रखना है। याद रखने के लिए यहाँ पे बी है ना, यहाँ पे आपका जैसे बी है तो ये बी के बाद में क्या आता है, सी, और सी के बाद में क्या आएगा, डी। देखिएगा ये डेवलपमेंट कमेटी है ना, हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी, हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी, तो ध्यान रखना बी के बाद में क्या आता है, सी के बाद में क्या आता है, डी मतलब डेवलपमेंट। जिस वर्ड के बीच में, जिस लाइन में होगा, क्वेश्चन में ऐसे आएगा कि हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी किस कमेटी को कहा जाएगा या ये किसका दूसरा नाम है, तो आपको देखना है वॉर कमेटी का दूसरा नाम क्या है, हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी। बहुत सारी कमेटी आएगी, हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी, हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कम्युनिटी, तो वो दूसरा हो जाएगा। और यदि हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी आ रहा है तो कौन सा रहेगा, वॉर कमेटी। और वॉर कमेटी को याद रखने के लिए BCD, बी के बाद में क्या आएगा, सी के बाद में क्या, डी का मतलब क्या हुआ, डेवलपमेंट। याद हो गया। अब देखो इनका रिकमेंडेशन क्या है, इनकी क्या क्या शर्तें थी। रिकमेंडेशन क्या क्या उनकी शर्तें थी, क्या क्या सुझाव थे, उसके बारे में देखिएगा। उनका 3 शर्तें थी, जिसके अंदर सबसे पहले हैं शॉर्ट टर्म गोल GOL गोल, जिसके अंदर क्या किया था कि एक, उनका कहना है कि 1 PSC है, एक PSC है तो वहाँ पे 40,000 पॉपुलेशन होनी चाहिए, पॉपुलेशन होना चाहिए। दूसरा उन्होंने क्या बात किया था कि एक PSC पे, 1 PSC पे क्या होना चाहिए, 30 बेड होने चाहिए, ठीक है। और उसके बाद में दूसरा इनका जो था वो था लॉन्ग टर्म गोल के अंदर इन्होंने क्या किया, लॉन्ग टर्म गोल के अंदर एक PSC के अंदर 60 से 70 बेड होने चाहिए, 70 बेड होने चाहिए। दूसरा है कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कितने बेड का होना चाहिए, 650 बेड का होना चाहिए। तीसरा है कि रीजनल हॉस्पिटल के अंदर 2300 टू 2500 बेड होने चाहिए, ठीक है। ये हो गया शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। और तीसरा है जो सोशल फिजिशियन है,
फिजिशियन, सोशल फिजिशियन हैं, उसके उनको एक 3 मंथ का ट्रेनिंग देंगे, 3 मंथ ट्रेनिंग इन कम्युनिटी। देखिएगा, पहले समझ लीजिएगा कि रिकमेंडेशन मतलब क्या क्या इन्होंने शर्तें रखी थी, क्या क्या इन्होंने प्लानिंग के अंदर कुछ बदलाव किए या क्या इम्प्रूवमेंट करने के लिए इन्होंने शर्तें रखी, उसके बारे में है। तो वोर कमेटी ने एक शॉर्ट टर्म गोल को अपनाया, दूसरा है लॉन्ग टर्म गोल को अपनाया। शॉर्ट टर्म गोल के अंदर उन्होंने क्या बोला कि एक पीएससी पे कितनी पॉपुलेशन होनी चाहिए, 40,000 पॉपुलेशन होनी चाहिए। बट आज अब जो बात करते हैं कि एक पीएससी के ऊपर कितनी पॉपुलेशन होती है, 20,000 से 30,000। बट इन्होंने कहा, वोर कमेटी ने कहा कि एक पीएससी पे 40,000 पॉपुलेशन पे होनी चाहिए या 40,000 की पॉपुलेशन पे एक पीएससी स्थापित किया जाए, ठीक है। और बट जो पॉपुलेशन होती है वो 20,000 से 30,000 के बीच होती है, ठीक है। उसके बाद में इन्होंने शॉर्ट टर्म के अंदर बात किया कि एक पीएससी पे कितने बेड होने चाहिए, 30 बेड होने चाहिए। एक पीएससी पे कितने बेड होने चाहिए, 30 बेड होने चाहिए। देखो यहाँ पे कुछ वेरिएशन आ रहा है। तो जैसे कि बेड की बात करें तो एक पीएससी पे कितना बेड होते हैं, 4 to 6 बेड होते कि नहीं होते हैं। बट वोर रिकमेंडेशन कहता है कि एक पीएससी पे 30 बेड होने चाहिए ताकि हेल्थ के अंदर क्या हो, इम्प्रूवमेंट हो, ज़्यादा पॉपुलेशन को कवर करेगी और उससे हेल्थ क्या होगा, इम्प्रूवमेंट होगा। दूसरा ये था अपने शॉर्ट टर्म कुछ समय के लिए रखना है कि जब तक इंडिया के अंदर हेल्थ को इम्प्रूवमेंट हो जाएगा उसके बाद में दूसरा क्राइटेरिया रखेंगे। तो ये शॉर्ट टर्म के लिए रखा था। दूसरा था लॉन्ग टर्म गोल। लॉन्ग टर्म गोल के अंदर देखिए क्या लिखा हुआ है कि एक पीएससी में 60 से 70 बेड होने चाहिए। देखो अब लॉन्ग टर्म गोल के अंदर एक पीएससी पे 60 से 70 बेड पे एक पीएससी होनी चाहिए। दूसरा कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के अंदर कितने बेड होने चाहिए, 650 बेडेड होना का, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वो 650 बेडेड का होना चाहिए। दूसरा है रीजनल हॉस्पिटल कितना होना चाहिए, 2300 से 2500 बेड का होना चाहिए। ये शर्तें थी, ये लॉन्ग टर्म के अंदर आएगा। जैसे रीजनल हॉस्पिटल आपने देखा होगा कि 2 या 3 डिस्ट्रिक्ट मिलकर के उस 3 डिस्ट्रिक्ट का एक रीजनल हॉस्पिटल होता है ना, सब जगह होता है। तो और जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मतलब उस जिले का एक हॉस्पिटल है, उसके अंदर कितने कितने बेड होने चाहिए, वो है। दूसरा है कि सोशल फिजिशियन है। देखिएगा वोर कमेटी ने क्या बोला कि सोशल जो फिजिशियन है आफ्टर द एमबीबीएस, मान लीजिए एमबीबीएस कर दिया, एमबीबीएस डॉक्टर ने एमबीबीएस करने के बाद में वो एक 3 मंथ की ट्रेनिंग करेंगे, ठीक है ना, 3 मंथ का ट्रेनिंग करेंगे जिसके अंदर कम्युनिटी के अंदर होने वाली डिजीज, कम्युनिटी के अंदर होने वाली डिजीज की कौन कौन सी मेडिसिन है, क्या है, उनको अच्छी तरह से नॉलेज होना चाहिए। तो ये था आपके वोर कमेटी के तीनों ही रिकमेंडेशन, उसको याद रखना है। देखिएगा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये कमेटी के अंदर आपके 1 या 2 क्वेश्चन हमेशा आते हैं एग्जाम के अंदर कि वोर कमेटी कब गठित की गई, कब लॉन्च किया गया, तो आपको 1946 के आएगा, ठीक है। दूसरा है कि ये 1943 से 1946 एक रिकमेंडेशन है कि रिपोर्टेड कब किया गया और लास्ट रिपोर्ट जो सबमिट कब गई, मतलब कब आई थी और कब रिपोर्ट सबमिट की थी। देखो मैंने आपको बताया कि कोई भी कमेटी आती है तो कमेटी आएगी तो कुछ विचार विमर्श करेगी कि नहीं करेगी, कुछ वहाँ पे एक क्राइटेरिया देखेंगे कि क्या करना है, क्या हो रहा है। तो उसको देखने में इनको 3 साल का टाइम लग गया, मतलब स्टार्ट हुई उसके बाद में 3 साल में उन्होंने रूल्स रेगुलेशन बनाए और उन्होंने ये रिकमेंडेशन रखा। तो यही है कि कब लॉन्च हुई, कब रिपोर्टेड हुई, कब लास्ट रिपोर्ट सबमिट करवाया और किस नाम से जाना जाता है, कैसे याद रखने का तरीका है, BCD है ना, वोर कमेटी जिसके अंदर आप आएगा, बी के बाद में C के बाद में डी का मतलब क्या हुआ, डेवलपमेंट। तो हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी आल्सो नॉन एज वोर कमेटी। वोर कमेटी के जो चेयरमैन है वो सर जोसेफ वोर, जिसके नाम के अकॉर्डिंग उनका है।
देखिएगा ये कंप्लीट हो गया। अपन का दूसरा जो कमिटी है उसका लेते हैं। दूसरा जो कमिटी है वो कौन सी कमिटी है? मुदालियर कमिटी। मुदालियर कमिटी याद हो रहा है सब लोगों को? हो रहा है। मुदालियर कम्युनिटी, मुदालियर कमिटी रिपोर्टेड कब हुआ था? 1959 के अंदर, और लास्ट रिपोर्ट सबमिट करवाई थी 1962 के अंदर रिपोर्ट सबमिट करवा दी थी। तो मुदालियर कम्युनिटी है वो 1959 के अंदर रिपोर्टेड हुई थी, और उसने लास्ट जो रिपोर्ट है वो सबमिट कब करवाया था? 1962 के अंदर रिपोर्ट सबमिट करवाया था। अदर नेम की बात करें तो अदर नेम आल्सो नोन एज हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग, हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कम्युनिटी, प्लानिंग कमिटी, हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमिटी। देखिएगा वो था हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमिटी। हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमिटी का नाम आता है तो वोर कमिटी रहेगा, और हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमिटी रहेगा तो वो कौन सी रहेगी? मुदालियर कमिटी। आपको यहाँ पे एक बता सकते हैं एमपी। मुदालियर में एम और पी का मतलब क्या हुआ? प्लानिंग। तो हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमिटी आता है तो किस में जाएगा? मुदालियर कमिटी। इसका जो रिकमेंडेशन की बात करते हैं, क्या क्या इन्होंने बोला? रिकमेंडेशन कौन कौन सी शर्तें रखी इन्होंने? देखिएगा सबसे पहले इन्होंने क्या था कि एक पीएससी पे 1 पीएससी पे, देखो इन्होंने क्या बोला, 1 पीएससी पे कितनी होनी चाहिए पॉपुलेशन? 40,000 पॉपुलेशन होना चाहिए, सेम एज लाइक वोर कमेटी। दूसरा है हेल्थ फैसिलिटी को क्या करना? इम्प्रूवमेंट करना। दूसरा है हेल्थ फैसिलिटी को क्या करना? इम्प्रूव करना। तीसरा है, और ये इम्प्रूव कहाँ पे करना? डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और रीजनल हॉस्पिटल। देखिएगा मुदालियर कम्युनिटी 1956 के अंदर आया, और रिपोर्टेड लास्ट रिपोर्ट कब करवाया? 1962 के अंदर करवाया, सबमिट रिपोर्ट का। तो मुदालियर कमेटी की जो लॉन्च हुई थी वो 1962 के अंदर आई थी, और उसको अदर नेम के नाम जाए तो हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कम्युनिटी के नाम से जाना जाता है, जिसको मैंने आपको बता दिया एमपी। एम का मतलब मुदालियर, पी का मतलब प्लानिंग। ठीक है। दूसरा है रिकमेंडेशन की बात करते हैं तो जिसके अंदर उन्होंने 2 रिकमेंडेशन रखे थे कि एक पीएससी है, उसमें एक पीएससी है वो 40,000 पॉपुलेशन को क्या करेगी? कवर करेगी। ठीक है। दूसरा है इन्होंने बोला था कि हेल्थ फैसिलिटी है उसको क्या करना? इम्प्रूव करना। हेल्थ फैसिलिटी इम्प्रूवमेंट करना, कहाँ पे करना? एक तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इम्प्रूवमेंट करना, और दूसरा है रीजनल हॉस्पिटल के अंदर फैसिलिटी को क्या करना? बढ़ाना। ये था अपने मुदालियर कमेटी के रिकमेंडेशन। ठीक है। देखिएगा क्वेश्चन के अंदर आपका ये भी आएगा कब लॉन्च हुआ, कब से कब है तो भी देखना, और कब लॉन्च हुआ तो लास्ट वाला लिखना है, किस नाम से जाना है, ये भी वीवीआई है, वीवीआई। क्योंकि हेल्थ वोर कमेटी और मुदालियर कमेटी के अंदर जो दूसरा अदर नेम है उसके अंदर थोड़ा सा ही फर्क है, हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी और हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कम्युनिटी। यदि हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी आती है तो मुदालियर कमेटी रहेगा, और हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी रहेगा तो कौन सी रहेगा? BCD है ना, वोर कमेटी रहेगी। नेक्स्ट कमेटी अपन बात करते हैं। देखिएगा नेक्स्ट है चड्डा कमेटी। तीसरा है चड्डा कमेटी। चड्डा कमेटी कब आई थी?
1963 के अंदर आई थी और उसी साल ही इन्होंने रिपोर्ट क्या करवा दी थी, सबमिट करवा दी थी। ठीक है ना। अब देखिएगा उसको also known as study on necessary arrangement of maintenance phase of national malaria program, national malaria program। ठीक है। उसके बाद में इनके कौन कौन से रिकमेंडेशन थे देखिएगा, रिकमेंडेशन कौन कौन सी उनकी शर्तें सुझाव थी या क्या क्या इन्होंने बातें रखी उसके बारे में देखिएगा। रिकमेंडेशन के अंदर बेसिक हेल्थ वर्कर है, जो बेसिक हेल्थ वर्कर है वो मलेरिया प्रोग्राम को परफॉर्म करेंगे। वो क्या करेंगे, वो मलेरिया प्रोग्राम को परफॉर्म करेंगे। ठीक है। अब देखिएगा बेसिक हेल्थ वर्कर का क्या फंक्शन होता है, फंक्शन ऑफ बेसिक हेल्थ वर्कर। कौन कौन से बेसिक हेल्थ वर्कर क्या करता है, एक तो फैमिली प्लानिंग का काम करता है, फैमिली प्लानिंग करता है नहीं करता है। दूसरा काम क्या करेगा, वो करेगा वैक्सीनेशन का काम करता है। और तीसरा है वो करता है वाइटल स्टैटिस्टिक है ना, वाइटल स्टैटिक का काम करता है। एक रिकमेंडेशन ये था। देखते हैं, समझते हैं पहले, उसके बाद में कौन कौन से रिकमेंडेशन है। चड्डा कमेटी को रिपोर्टेड कब हुई और लास्ट रिपोर्ट सबमिट कब करवाया। ठीक है ना, लास्ट रिपोर्ट सबमिट रिपोर्टेड एंड लास्ट रिपोर्ट सबमिट। इस बात का ध्यान रखना है कि कब आया था, कब लॉन्च हुआ और लास्ट रिपोर्ट कब सबमिट की। तो जब लास्ट रिपोर्ट सबमिट करते हैं वो ही सन याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, यदि रेंज के अंदर आता है तो ठीक, नहीं तो इसमें है। देखिएगा चड्डा कमेटी रिपोर्टेड हुई थी 1963 के अंदर, मतलब चड्डा कमेटी 1963 के अंदर आई थी और उसी साल उन्होंने क्या कर दी, फाइनल रिपोर्ट सबमिट करवा दी थी। ठीक है ना, बहुत तेज से काम किया, तुरंत उसी साल आई और उसी साल में उसने क्या कर दिया, रिपोर्ट सबमिट करवा दी। ठीक है ना। चड्डा कमेटी को आल्सो नॉन एज, मतलब अदर नेम किस नाम से जानते हैं, स्टडी और नेसेसरी अरेंजमेंट ऑफ मेंटेनेंस फेस ऑफ नेशनल मलेरिया प्रोग्राम। देखिएगा इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि जो चड्डा कमेटी है इसने क्या किया, नेशनल मलेरिया प्रोग्राम है, इस पे ज्यादा फोकस किया। तो मैं आपको यहाँ पे आल्सो नॉन एज के अंदर आपका एक ट्रिक भी बना दूं, CM है ना, C का मतलब क्या हुआ, चड्डा, और M का मतलब क्या हुआ, मलेरिया है ना। तो चड्डा कमेटी है वो उसने किस पे ज्यादा जोर दिया, वो नेशनल मलेरिया प्रोग्राम है उस पे ज्यादा फोकस किया। ठीक है ना। स्टडी ऑन नेसेसरी अरेंजमेंट ऑफ मेंटेनेंस फेस ऑफ नेशनल मलेरिया प्रोग्राम, उसके ऊपर ज्यादा जोर किया। दो क्वेश्चन आपका यहाँ पे सॉल्व हो गया कि एक है कब लॉन्च हुई थी 1963 के अंदर
लॉन्च हुआ। दूसरा है कि इसको किस नाम से जाना जाता है, तो इसको जानते हैं कि नेशनल मलेरिया प्रोग्राम पे उसने ज्यादा फोकस किया। तो यदि मलेरिया प्रोग्राम वाला संबंधित आता है तो आपको कहां पे टिक करना है, सड्डा कमेटी पे ऊपर आपको टिक मार्क करना होगा। देखिएगा उनका रिकमेंडेशन की बात करते हैं तो फर्स्ट रिकमेंडेशन है, तो उन्होंने क्या किया, क्या बोला, फर्स्ट रिकमेंडेशन देखिएगा कि बेसिक हेल्थ वर्कर है, बेसिक हेल्थ वर्कर है, वो बेसिक हेल्थ वर्कर है वो मलेरिया प्रोग्राम को भी परफॉर्म करेंगे। मतलब जैसे आपने देखा होगा कि बेसिक हेल्थ वर्कर है उनका क्या क्या काम रहता है, जिसमें फैमिली प्लानिंग वाला काम रहता है, वो फैमिली प्लानिंग का भी काम करते हैं। दूसरा है वैक्सीनेशन का भी काम करते हैं। दूसरा उसके बाद में तीसरा है वाइटल स्टैटिस्टिक्स है, जो जनसंख्या गणना करने वाली होती है, वो भी वो डाटा तैयार करते हैं या रखते हैं। तो इनको एक चड्डा कमेटी ने क्या बोला कि जो बेसिक हेल्थ वर्कर है उनको ही मलेरिया प्रोग्राम को परफॉर्म करना है, उनको ही मलेरिया के बारे में बताना है, उनको ही मलेरिया के बारे में सब लोगों को जागरूक करना है, ताकि ये भी काम हो जाएगा और ये भी काम हो जाएगा, और ये सब काम होगा तो क्या होगा, कम लोगों के अंदर अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। तो ये था एक फर्स्ट रिकमेंडेशन था। और उसके बाद में दूसरा रिकमेंडेशन देखिएगा, दूसरा है बेसिक हेल्थ वर्कर कितनी पॉपुलेशन को कवर करेगा। बेसिक हेल्थ वर्कर दूसरा यहां पे लिख देता हूं, बेसिक हेल्थ वर्कर, बेसिक हेल्थ वर्कर वो कितनी पॉपुलेशन को कवर करेगा, वो 10,000 पॉपुलेशन को कवर करेगा, 10,000 की पॉपुलेशन को क्या करेगा, कवर करेगा। तीसरा रिकमेंडेशन है कि पीएससी पे है, पीएससी पे क्या होना चाहिए, मलेरिया प्रोजेक्ट होना चाहिए, मलेरिया प्रोजेक्ट का कार्यक्रम होना चाहिए। ठीक है, तो ये सब अपने चड्डा कम्युनिटी ने रिकमेंडेशन किए थे। पहला था कि बेसिक हेल्थ वर्कर है वो मलेरिया प्रोग्राम को भी परफॉर्म करेंगे, और उसके बाद में दूसरा रिकमेंडेशन है कि बेसिक हेल्थ वर्कर है वो 10,000 की पॉपुलेशन को क्या करेंगे, कवर करेंगे, उस पर ध्यान रखेंगे। तीसरा है कि पीएससी पे क्या होना चाहिए, मलेरिया प्रोजेक्ट होना चाहिए, मलेरिया प्रोग्राम के कार्यक्रम वहाँ पे आयोजित होने चाहिए, ताकि लोगों के बीच में जागरूक हो और वहाँ पे सारे मलेरिया से संबंधित सारी सुविधा वहाँ पे मिलना जरूरी है। तो ये थे अपने चड्डा कम्युनिटी के अंदर याद रखने का दो ही है पॉइंट, एक तो ये है, दूसरा उसने किस बात पे जोर दिया, तो मलेरिया प्रोग्राम CM है ना, मतलब मलेरिया जो प्रोग्राम पे ज्यादा उन्होंने जोर दिया। ठीक है, नेक्स्ट कमिटी और उसके बाद में रिपोर्टेड, और ये लिखा हुआ है लास्ट रिपोर्ट सबमिट। उसके बाद में नेक्स्ट देखें मुखर्जी कमेटी, नेक्स्ट है 4 नंबर हो गया, मुखर्जी कमेटी। मुखर्जी कमेटी देखिएगा, मुखर्जी कमेटी 1965 के अंदर आई थी, 1965 के अंदर आया, और 1966 के अंदर सब फाइनल रिपोर्ट को क्या कर दिया, सबमिट करवा दिया। ठीक है, आल्सो नोन एज फैमिली प्लानिंग। इन्होंने किस पे जोर दिया, फैमिली प्लानिंग पे क्या है, ज्यादा ध्यान रखा। ठीक है, तो मुखर्जी कमेटी कब आई थी, 1965 के अंदर रिपोर्टेड हुई थी, और लास्ट रिपोर्ट सबमिट कब करवाया, 1966 के अंदर। इसका मतलब ये हुआ कि आधी रिपोर्ट उन्होंने क्या किया, 1965 के अंदर रिपोर्ट जमा करवाई, और आधा रिपोर्ट है वो 1966 के अंदर रिपोर्ट सबमिट करवाया। मतलब 1965 से लेकर के 1966 के बीच में इन्होंने जो रिपोर्ट है, ये रिकमेंडेशन है, उन्होंने तैयार किया, ध्यान रखना है। दूसरा है, इन्होंने फैमिली प्लानिंग है, उस फैमिली प्लानिंग के ऊपर क्या किया, ज्यादा जोर रखा। देखिएगा उसके बाद में इनके रिकमेंडेशन,
रिकमेंडेशन। कौन कौन से रिकमेंडेशन है, कौन कौन से सुझाव इन्होंने रखे थे, उसके अंदर देखिएगा मलेरिया जो प्रोग्राम है, मलेरिया फर्स्ट नंबर, मलेरिया प्रोग्राम एंड फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, फैमिली प्लानिंग जो प्रोग्राम है वो प्रोग्राम कैसे होना चाहिए, अलग अलग होने चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। मुखर्जी कम्युनिटी ने क्या बोला कि जो मलेरिया प्रोग्राम है और फैमिली प्लानिंग जो प्रोग्राम है वो क्या होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। चड्डा कमेटी क्या बोला था कि बेसिक हेल्थ वर्कर ही मलेरिया को क्या करेगा, परफॉर्म करेगा, मलेरिया प्रोग्राम को परफॉर्म करेगा या मलेरिया प्रोजेक्ट को परफॉर्म करेगा। बट चड्डा कमेटी के बाद में जब मुखर्जी कमेटी आई तो उन्होंने बोला नहीं, ऐसा नहीं होगा भाई, इसके में क्या करना होगा कि मलेरिया जो प्रोग्राम है और फैमिली वाला प्रोग्राम है वो तो अलग अलग होना चाहिए, क्योंकि इनके ऊपर मलेरिया के बारे में बताएगा या फैमिली प्लानिंग के बारे में बताएंगे, लोग कंफ्यूजन हो जाएंगे किसके बारे में क्या बताया, या उसके पास में लोड ज़्यादा हो जाएगा। तो इसने बताया, रिकमेंडेशन ने बताया कि मलेरिया प्रोग्राम और फैमिली प्लानिंग जो प्रोग्राम है वो क्या होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। दूसरा उन्होंने रिकमेंडेशन क्या किया, दूसरे नंबर पर क्या किया इन्होंने कि मलेरिया एंड फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम है, मलेरिया एंड फैमिली प्लानिंग जो प्रोग्राम है, प्रोग्राम में अलग अलग स्टाफ होना चाहिए, सेपरेट स्टाफ होना चाहिए, स्टाफ होना चाहिए। ये इन्होंने बात किया कि एक तो मलेरिया और जो फैमिली प्लानिंग है वो अलग अलग होना चाहिए, इसका अलग होगा, इसका अलग होगा। इसके अंदर मलेरिया एंड फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम के अंदर जो स्टाफ रहेगा वो भी अलग अलग रहेगा, है ना। यदि मेल हेल्थ वर्कर हो या फीमेल हेल्थ वर्कर हो, वो क्या है कि मलेरिया में भी अलग रहेंगे और फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम के भी अंदर अलग अलग रहेंगे। उसके बाद में तीसरा इनका रिकमेंडेशन था कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में मलेरिया प्रोग्राम कंट्रोल हेल्ड होगा, मतलब चलाया जाएगा, या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के अंदर भी कि मलेरिया प्रोग्राम को या मलेरिया को कैसे कंट्रोल करते हैं उसके बारे में भी वहाँ पे भी एक होना चाहिए। ठीक है, तो ये इम्प्रूवमेंट करने के लिए इन्होंने मुदालियर कमेटी के अंदर इन्होंने ये रिकमेंडेशन रखे। पहला रिकमेंडेशन था कि दोनों ही क्या होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए, बट जो चड्डा कमेटी बोला है कि वही काम करेगा। ठीक है, दूसरा है मलेरिया एंड फैमिली प्लानिंग के अंदर अलग अलग स्टाफ होना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी मलेरिया प्रोग्राम संबंधी जो फैसिलिटी है वो वहाँ पे भी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये था अपन का मुदालियर कमेटी। अब नेक्स्ट कमेटी देखिएगा, देखो फैमिली प्लानिंग के ऊपर आता है तो आपको ध्यान रखना है कि कौन सी कमेटी है और कौन सी कमेटी ने क्या किसके ऊपर जोर दिया। तो इसने फैमिली प्लानिंग के ऊपर जोर ज़्यादा दिया है। तीसरा नहीं, कितना हो गया, 3, 4, 5 और ये 6 नंबर पे। ठीक है, 6 नहीं 5 नंबर पे जंगल वाला कमेटी, जंगल वाला कमेटी है ना। कौन से वाला, जंगल वाला कमेटी के अंदर क्या हुआ कि 1964 के अंदर
1964 के अंदर ये कमेटी रिपोर्टेड हुई थी और 1967 के अंदर लास्ट जो रिपोर्ट है वो सबमिट करवा दी थी, ठीक है ना। जंगल वाला कमेटी जिसमें रिपोर्टेड कब हुई थी 1964 के अंदर, और 1967 के अंदर लास्ट रिपोर्ट को क्या कर दिया था, सबमिट करवा दिया था, ठीक है ना। अब जंगल वाला कमेटी को किस नाम से जानता है, किस नाम से जानते हैं, आल्सो नोन एज कमिटी ऑन इंटीग्रेशन ऑफ हेल्थ सर्विस, हेल्थ सर्विसेज, ठीक है। उसके बाद में है रिकमेंडेशन, क्या क्या रहे थे, मैंडेशन, क्या सुझाव दिया था, क्या क्या बदलाव किया था। तो इसके अंदर प्राइवेट जो प्रैक्टिस है उनको क्या है, उन्होंने रोका था, टू प्रिवेंट द प्राइवेट प्रैक्टिस, जो प्राइवेट प्रैक्टिस डॉक्टर करते थे उनको बोला कि नहीं, प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं करना है, हॉस्पिटल के अंदर ही काम करना होगा, है ना। दूसरा उन्होंने क्या किया था, दूसरा क्या था, कॉमन सीनियरिटी, सीनियरिटी मतलब कॉमन होनी चाहिए। तीसरा इन्होंने किया था इक्वल वर्क एंड इक्वल पे, इक्वल वर्क होना चाहिए, इक्वल पे होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में चौथे नंबर पे इन्होंने क्या बोला, एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन जिसके पास में है, एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन जिसके पास में एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन है तो उसको क्या मिलना चाहिए, एक्स्ट्रा पे मिलना चाहिए, ये इन्होंने बात किया। देखिएगा जंगल वाला कमेटी है वो रिपोर्टेड 1964 के अंदर हुई, लास्ट रिपोर्ट सबमिट कब करवाया, 1967 के अंदर करवाया। उसके बाद में आल्सो नोन एज कमिटी ऑन इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का मतलब क्या हुआ, जोड़ना, इंटीग्रेशन ऑफ हेल्थ सर्विस, एक हेल्थ सर्विस को जोड़ करके काम करना, सब कॉम्बिनेशन मिला करके काम करने के लिए इन्होंने बोला गया, ठीक है। तो याद रखना है कि जंगल वाला कम्युनिटी को किस नाम से जानते हैं, जे का मतलब जंगल वाला और आई का मतलब इंटीग्रेशन। जिसमें इंटीग्रेशन वर्ड आ जाता है तो उसको कौन सी कमेटी में आएगा, वो जंगल वाला कमेटी के अंदर आएगा। आपके क्वेश्चन के अंदर आएगा कि कमिटी ऑन इंटीग्रेशन ऑफ हेल्थ सर्विस को किस कमिटी के नाम से जाना जाता है, तो जंगल वाला कमिटी के नाम से जाना जाता है। मैंने आपको ट्रिक्स बता दिया, JI मतलब इंटीग्रेशन का मतलब जोड़ना, जितनी भी हेल्थ सर्विस है उसको कंबाइन करके, उसको जोड़ करके मिलजुल के काम करना होगा। उन्होंने रिकमेंडेशन की बात करें कि क्या क्या सुझाव रखे, तो उन्होंने देखा कि जो लोग हैं वो हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर है या जो हेल्थ डिपार्टमेंट के जो लोग हैं वो हॉस्पिटल के अंदर कम काम करते हैं और प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं, जिसमें आम लोग हैं उनको सुविधा नहीं मिल पाती है। तो उन्होंने क्या बोला कि टू प्रिवेंट द प्राइवेट प्रैक्टिस, जो डॉक्टर प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं उनको रोकने के लिए उन्होंने जोर दिया, ताकि वो हॉस्पिटल के अंदर, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर काम करेंगे और उससे क्या होगा कि हेल्थ इंप्रूवमेंट होगा। उसके बाद में कॉमन सीनियरिटी, इसके अंदर क्या है कि सबको एक साथ में मिलके चलना है, सबको एक साथ में लेके चलना है। वहां पे कोई भी भेदभाव नहीं, कोई भी सीनियर ऊपर नीचे नहीं, सभी एक ही हैं और एक ही साथ में मिलकर के हेल्थ एजुकेशन, हेल्थ सर्विस, हेल्थ डिजीज, जो डिजीज है, बीमारियां हैं, और उसको रोकने के लिए सब एक साथ मिलके काम करना है, इंटीग्रेशन होके काम करना है। तो इसमें लिखा है कॉमन सीनियरिटी, कोई भी ऊपर नीचे नहीं, सब बराबर, ठीक है। उसके बाद में हाइट में बराबर नहीं, काम में बराबर, ठीक है। उसके बाद में है इक्वल वर्क एंड इक्वल पे, ठीक है ना, सेम वर्क सेम पैसे,
काम 8 घंटे कर रहा है, वो भी 8 घंटे कर रहा है, वो भी 8 घंटे कर रहा है, तो उस कंडीशन के अंदर उनको इक्वल पेमेंट होना चाहिए। नहीं तो गवर्नमेंट की बहुत सारी पॉलिसी है कि वो कॉन्ट्रैक्ट पे है, वो परमानेंट है, वो उसमें है, वो उसमें है, नहीं, इक्वल वर्क इक्वल पे, ये होना जरूरी है। दूसरा है जिसके पास में एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन है, जैसे उनके पास में एक्स्ट्रा एजुकेशन है, एक्स्ट्रा नॉलेज है, एक्स्ट्रा डिग्रियां हैं, एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट प्राप्त किया हुआ है, तो उनको क्या मिलना चाहिए, एक्स्ट्रा पेमेंट भी मिलना चाहिए। ये भी इन्होंने कंडीशन रखी। तो ये था आप उनके जंगल वाला कमेटी। जंगल वाला कमेटी के अंदर आपको JI और 1967 याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट कमेटी, जंगल वाला कमेटी के बाद में नेक्स्ट कमेटी कौन सी है देखिएगा, करतार सिंह कमेटी। बहुत सिंपल है, बस आपको याद रखना है कि कमेटी कब आई, कब लास्ट रिपोर्ट सबमिट करवाया, किस नाम से जानते हैं, क्या क्या रिकमेंडेशन रखे, उसके बारे में देखिएगा। 6 नंबर पे है करतार सिंह कमेटी। बने रहिए मेरे साथ। यदि आपको वीडियो पसंद आया, समझ में आया है, तो लाइक करना न भूलें और शेयर भी कीजिए और कमेंट्स भी कीजिए। देखिएगा होता क्या है, कमेंट्स बार बार हम बोलते हैं तो उससे होता क्या है कि जिस हिसाब से आप यदि कमेंट्स करते हैं या आप लाइक करते हैं, तो उस कंडीशन के अंदर यूट्यूब के अंदर जो हमारा जो वीडियो है JKFE ऑनलाइन नर्सिंग क्लासेस, तो वो जो यूट्यूब चैनल है वो क्या हुआ, ग्रोथ होता है। दूसरा कि वो सबसे फर्स्ट पेज पे आता है, ये बहुत सारे जो चैनल है, तो इसलिए बार बार हमेशा वीडियो आते हैं, हमेशा लोग लाइक करते हैं, तो एक फ्रंट पेज पे आएगा, मतलब सबसे आगे वाली लाइन में आएंगे। जैसे होती है ना लाइनें लगी हुई है यूट्यूब के ऊपर, तो बार बार आप लाइक करेंगे, बार बार आप पढ़ेंगे, बार बार कमेंट्स करेंगे, ठीक है ना, उससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है, हमारा चैनल भी ग्रोथ होता है, तो इससे बहुत बढ़िया बेनिफिट भी होता है। तो इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि जब वीडियो देखते हो तो लाइक तो एक बनता ही है, क्योंकि हम भी इस प्लेटफॉर्म के ऊपर सामने कोई भी नहीं है, हम सामने कोई भी नहीं है तो भी पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं, और जो क्लास के अंदर पढ़ा रहे हैं उसी हिसाब से आपको सेम का सेम फैसिलिटी प्रोवाइड हो रही है। आप तो कंबल के अंदर लेटे हुए हैं, बट हम तो यहाँ पे खड़े होकर पढ़ा भी रहे हैं। हमें तो आप होंगे सामने तो भी वैसे ही पढ़ाना है, और यदि नहीं होंगे तो भी पढ़ाना है, तो इसलिए एक लाइक तो बनता है। दीजिए, कीजिए, लाइक कीजिए। फिर स्टार्ट करते हैं करतार सिंह कमेटी। लाइक कर दीजिए पहले, तो लाइक करने से या कमेंट्स करने से मेरे को भी मालूम रहता है कि कौन कौन लोग देखते हैं, कहाँ से देखते हैं। ऐसा नहीं है कि NM स्कूल सरसा के स्टूडेंट भी देखते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट हैं, बहुत सारे लोग भी हैं जो मेडिकल फील्ड के अंदर हैं, या जिसमें फार्मेसी हो या कोई भी मेडिकल कोर्स कर रहा है, उस सब लोगों के लिए भी ये वीडियो यूज़फुल है, क्योंकि ये जो कॉमन सब्जेक्ट होते हैं वो सब लोगों के सेम होते हैं। भले आप लैब टेक्नीशियन का हो या फार्मेसी का हो या पैरामेडिकल का कोई भी कोर्स हो, उसके अंदर ये सब पोर्शन रहते हैं। धन्यवाद। देखिएगा करतार सिंह कमेटी 1972 के अंदर आई थी। 1972 के अंदर आया था और 1973 के अंदर रिपोर्ट सबमिट करवा दी थी। करतार सिंह कमेटी 1972 से 1973 के बीच में आई थी। इसका मतलब ये हुआ कि 1972 के अंदर रिपोर्टेड हुई और 1973 के अंदर लास्ट रिपोर्ट क्या करवा दी थी, सबमिट। तो आपका जो करतार सिंह कमेटी के अंदर जो एग्जाम में आता है तो कब लॉन्च हुई, तो यदि रेंज आता है तो ये, नहीं तो लास्ट वाला वो आपको बात करना होगा 1973। इसका मतलब ये है कि करतार सिंह कमेटी है, उन्होंने 1 साल के अंदर उन्होंने क्या दी थी, दूसरे साल उन्होंने क्या दी थी, रिपोर्ट सबमिट करवा दी थी। ठीक है, अब देखिएगा करतार सिंह को दूसरे अदर नेम से किस नाम से जानते हैं, आल्सो नॉन एज या अदर नेम। इस कमेटी को है द कमिटी ऑफ, लिखिएगा द कमिटी ऑफ मल्टीपर्पज वर्कर, मल्टीपर्पज वर्कर, मल्टीपर्पज
वर्कर अंडर हेल्थ एंड प्लानिंग एंड फैमिली प्लानिंग, ये इसका अदर नेम है। देखिएगा रिकमेंडेशन की बात करें, रिकमेंडेशन के अंदर इन्होंने क्या क्या सुझाव रखे कि सबसे पहले एक के एएनएम को क्या है कि फीमेल हेल्थ वर्कर के नाम से जाना जाएगा। एएनएम है उसको क्या किस नाम से जाना जाएगा? फीमेल हेल्थ वर्कर, फीमेल हेल्थ वर्कर के नाम से जाना जाएगा, मतलब नेम चेंज किया। उसके बाद में दूसरा रिकमेंडेड उन्होंने क्या बोला कि ऑल बेसिक हेल्थ वर्कर है, उसको मेल हेल्थ वर्कर के नाम से जाना जाएगा, उसको मेल हेल्थ वर्कर के नाम से जाना जाएगा। ठीक है। उसके बाद में इन्होंने तीसरा रिकमेंडेशन क्या बोला था कि एक पीएससी है, एक पीएससी पे 15 से 16 सब सेंटर होने चाहिए, 15 to 16 सब सेंटर होने चाहिए। ठीक है। एक पीएससी पे कितना सेंटर होना चाहिए? 15 से 16 सब सेंटर होने चाहिए। उसके बाद में इन्होंने क्या बोला कि सब सेंटर पे जो सब सेंटर है इसके अंदर फीमेल हेल्थ वर्कर और मेल हेल्थ वर्कर होने चाहिए, मेल हेल्थ वर्कर। सब सेंटर पे क्या क्या होना चाहिए? फीमेल हेल्थ वर्कर और मेल हेल्थ वर्कर होने चाहिए। वो कितना होना चाहिए? 4 हेल्थ वर्कर। देखिएगा फॉल हेल्थ वर्कर यहाँ पे मत लिखिए, फिर आपका समझ में नहीं आएगा। उसके बाद में ये पढ़ लेते हैं। उसके बाद में फोर्थ जो रिकमेंडेशन है 1, 2, 3 और फोर्थ रिकमेंडेशन यहाँ लिखा देता हूँ। ठीक है कि फॉर हेल्थ वर्कर है, उस फॉर हेल्थ वर्कर के ऊपर क्या होना चाहिए? एक सुपरवाइजर होना चाहिए, 1 सुपरवाइजर होना चाहिए। देखिएगा सबसे पहले अपन याद करते हैं करतार सिंह कमेटी जब लॉन्च हुई थी वो 1972 से 1973 के अंदर लॉन्च हुई, और उसके बाद में उसको अदर नेम किस नाम से जानते हैं? KM। ध्यान रखना है, द कमिटी ऑफ द मल्टीपर्पज, वेरी इंपॉर्टेंट मल्टीपर्पज वर्कर अंडर हेल्थ एंड फैमिली प्लानिंग। जो हेल्थ एंड जो फैमिली प्लानिंग के अंदर जो काम कर रहे हैं उसको क्या काम करना है? मल्टीपर्पज काम करना है। एक ही आदमी को बहुत सारे काम सौंपे गए। ठीक है, एक ही आदमी को क्या किया? बहुत सारे काम सौंपे गए, तो इसको मतलब उनको बोला कि मल्टीपर्पज वर्कर अंडर हेल्थ एंड फैमिली प्लानिंग। बहुत बार क्वेश्चन भी आया है, बड़े क्वेश्चन भी आया है, वेरी इंपॉर्टेंट। एक आया है कि करतार सिंह कमेटी सब 1972 के अंदर रिपोर्टेड हुई, और लास्ट रिपोर्ट सबमिट कब करवाया? 1973 के अंदर, और उसको किस नाम से जानते हैं? तो मल्टीपर्पज वर्कर अंडर हेल्थ एंड फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम के नाम से जाना जाता है, और जिसको मैंने आपको ट्रिक में लिख दिया KM। K का मतलब करतार सिंह, M का मतलब मल्टीपर्पज वर्कर। जिसके अंदर मल्टीपर्पज वर्कर वर्ड आ गया तो वो कौन सी कमेटी हो जाएगी? वो करतार सिंह कमेटी हो जाएगी। मल्टीपर्पज वर्कर का मतलब हुआ कि एक आदमी को बहुत सारा काम या लोड दे दिया। ठीक है। दूसरा इन्होंने रिकमेंडेशन के अंदर क्या रखा कि NM को फीमेल हेल्थ वर्कर के नाम से जाना जाएगा, चेंज नेम, है ना। नाम को चेंज किसने किया? करतार सिंह कमेटी ने किया। फीमेल हेल्थ वर्कर के नाम से जाना जाएगा।
दूसरा जो ऑल बेसिक वर्कर है, जिसके अंदर दूसरे जो बेसिक वर्कर होंगे वो मेल हेल्थ वर्कर कहलाएंगे। इसके अंदर फीमेल हेल्थ वर्कर की नियुक्ति नहीं होगी, ठीक है ना। तो ऑल बेसिक वर्कर है, ऑल बेसिक हेल्थ वर्कर रहेंगे, उसको किस नाम से जानेंगे? फीमेल हेल्थ वर्कर के नाम से जाना जाएगा। उसके बाद में इन्होंने बोला कि 1 पीएससी है, एक पीएससी पे 15 से 16 सब सेंटर होने चाहिए। बट अभी कितना है? एक पीएससी पे कितना पीएससी है? एक पीएससी पे कितना सब सेंटर है? 4 to 6 जो सब सेंटर है वहां पे क्या होनी चाहिए? एक पीएससी होनी चाहिए। बट करतार सिंह ने क्या बोला कि एक पीएससी पे 15 से 16 सब सेंटर होने चाहिए। मेरे कहने का मतलब है कि 15 से 16 सब सेंटर है, उस सब सेंटर को कवर एक पीएससी करेगी, है ना। बट अभी जो हो रही है वो 4 to 6 जो सब सेंटर है, उस सब सेंटर के ऊपर एक पीएससी होती है। तो इन्होंने क्या किया? बहुत लोड दे दिया। दूसरा है कि जो सब सेंटर है, उस सब सेंटर पे एक सब सेंटर के ऊपर क्या होना चाहिए? एक फीमेल हेल्थ वर्कर होना चाहिए, एक मेल हेल्थ वर्कर होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में 4th नंबर का जो रिकमेंडेशन है, उन्होंने बोला कि 4 हेल्थ वर्कर होते हैं, 4 हेल्थ वर्कर है तो उसके ऊपर क्या होना चाहिए? एक सुपरवाइजर होना चाहिए, देख रेख निगरानी के लिए एक सुपरवाइजर होना चाहिए। उसके अंदर मेल या फीमेल कोई भी हो सकता है। तो 4 हेल्थ वर्कर है तो उसके ऊपर एक सुपरवाइजर होना चाहिए, ताकि वो निगरानी भी कर सकें और उसको गाइडेंस भी कर सकें कि कैसे करना है, क्या करना है, ठीक है। तो ये था करतार सिंह कमेटी, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कमेटी है जिसने हेल्थ एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए इन्होंने बहुत ही जोर लगाया था। और जो जितने भी कमेटी है वो जो चेयरमैन है उस नाम के अकॉर्डिंग है। तो इसका जो चेयरमैन है वो कौन हो जाएगा? करतार सिंह चेयरमैन हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट कमेटी है अपना श्रीवास्तव कमेटी। श्रीवास्तव कमेटी कितना हो गया? 7 नंबर। श्रीवास्तव कमेटी, श्रीवास्तव कमेटी, श्रीवास्तव कमेटी ये रिपोर्टेड कब हुई थी? 1975 रिपोर्ट भी सबमिट करवाई थी 1975 के अंदर, सेम साल के अंदर 1975। तो श्रीवास्तव कमेटी आई थी और श्रीवास्तव कमेटी ने रिपोर्ट सबमिट कब करवाई थी? 1975, और उसी साल में उन्होंने फाइनल रिपोर्ट दे दिया। फाइनल उन्होंने अपने सुझाव रख करके बता दिया कि ये कंडीशन होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा, श्रीवास्तव कमेटी को किस नाम से जाना जाता है? अदर नेम किस नाम से जाना जाता है? तो कमिटी ऑन लिखेगा आल्सो नोन एज कमिटी ऑन मेडिकल एजुकेशन and support manpower किस नाम से जानते हैं? मेडिकल एजुकेशन एंड सपोर्ट मैनपावर के नाम से जाना जाता है। क्या क्या रिकमेंडेशन थे? रिकमेंडेशन देखो, रिकमेंडेशन के अंदर इन्होंने क्या किया था कि 2 बैंड किए थे, 2 बैंड, जिसके अंदर पैरा प्रोफेशनल और दूसरा था सेमी प्रोफेशनल। सेमी प्रोफेशनल। उसके बाद में इन्होंने क्या किया? रीओरिएंटेशन फर्स्ट, दूसरा है रीओरिएंटेशन ऑन मेडिकल एजुकेशन।
इनका भी काम किया था। ठीक है, उसके बाद में तीसरा जो रिकमेंडेशन किया था वो था रूरल हेल्थ स्कीम। इन्होंने क्या किया, रूरल हेल्थ स्कीम, रूरल हेल्थ स्कीम को भी इन्होंने स्टार्ट किया। देखिएगा, इसको समझते हैं कि श्रीवास्तव कमेटी है वो लॉन्च कब हुई थी या लास्ट रिपोर्टेड कब हुआ था 1975 के अंदर, और जो आल्सो नोन एज कमिटी ऑन द मेडिकल एजुकेशन एंड सपोर्ट मैन पावर, मेडिकल एजुकेशन एंड सपोर्ट मैन पावर पर उन्होंने क्या किया, फोकस ज़्यादा किया गया, तो जिसको किस नाम से जानते हैं, श्रीवास्तव कमेटी। यदि मैं कहूँ ट्रिक्स की बात करें तो श्रीवास्तव के अंदर ये क्या है, एस, दूसरा मेडिकल एजुकेशन एम एंड सपोर्ट मैन पावर एस। ठीक है ना, तो मेडिकल एजुकेशन को मैं एम लिख दूं, सपोर्ट मैन पावर को मैं एस लिख दूं, एसएमएस। ठीक है ना, एसएमएस मतलब श्रीवास्तव कमेटी है वो मेडिकल एजुकेशन और सपोर्ट मैन पावर के लिए रहे, तो उसका दूसरा नाम हो गया एसएमएस। मतलब श्रीवास्तव कमेटी है 1975 के अंदर आई और उसका जो अदर नेम है मेडिकल एजुकेशन एंड सपोर्ट मैन पावर के नाम से जाना जाता है। इन्होंने मेडिकल एजुकेशन के बारे में और सपोर्टिव मैन पावर के अंदर बहुत ज़्यादा फोकस किया। रिकमेंडेशन की बात करें तो इन्होंने टू बैंड की बात किया। ठीक है, कि एक तो होता है पैरा प्रोफेशनल, मतलब कि जो जितने भी स्टाफ होते हैं वो अलग अलग होने चाहिए, अलग अलग। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कि मेडिकल के लिए अलग, एजुकेशन के लिए अलग, कोई काम करने के लिए अलग, तो एक पैरा प्रोफेशनल होना चाहिए जो अलग अलग काम करने वाले होने चाहिए। दूसरा है कि सेमी प्रोफेशनल के अंदर क्या होगा, पर्टिकुलर स्टाफ होना चाहिए, पर्टिकुलर स्टाफ होना चाहिए। ठीक है ना, पर्टिकुलर स्टाफ होना चाहिए। तो दो बैंड के बारे में बात किया गया, एक पैरा प्रोफेशनल और सेमी प्रोफेशनल। पैरा के अंदर अलग अलग स्टाफ होने चाहिए और सेमी प्रोफेशनल के अंदर मतलब एक पर्टिकुलर स्टाफ होना जरूरी है। दूसरा है रीओरिएंटेशन ऑन मेडिकल एजुकेशन, जिसको बोलते हैं ROME, है ना। आर को मतलब रीओरिएंटेशन मेडिकल एजुकेशन। इन्होंने किस पे जोर दिया, रोम पे ज्यादा जोर दिया। रीओरिएंटेशन मेडिकल एजुकेशन के ऊपर उन्होंने क्या किया, ज़्यादा जोर दिया कि रीओरिएंटेशन करना चाहिए, मेडिकल एजुकेशन के ऊपर क्या करना चाहिए, रीओरिएंटेशन होना जरूरी है। दूसरा है रूरल हेल्थ स्कीम इन्होंने लॉन्च की, और कि रूरल मतलब विलेज, तो विलेज के अंदर भी इन्होंने क्या किया, रूरल हेल्थ स्कीम की। और रूरल हेल्थ स्कीम के अंदर क्या किया, देखिएगा, रूरल हेल्थ स्कीम कब आई थी, लॉन्च कब हुई, लॉन्च हुई थी 1977 के अंदर रूरल हेल्थ स्कीम लॉन्च हुई थी। और रूरल हेल्थ स्कीम के अंदर इन्होंने क्या किया, एक विलेज हेल्थ गाइड होना चाहिए रूरल हेल्थ स्कीम के अंदर। दूसरा है दाई होना जरूरी है, दाई का होना जरूरी है। विलेज हेल्थ जो गाइड है वो कब किया था, लॉन्च किया था 2 अक्टूबर 1978, है ना। विलेज हेल्थ जो गाइड है वो कब लॉन्च किया था, 2 अक्टूबर 1978, एक साल बाद। ठीक है, तो ये था आपके श्रीवास्तव कमेटी के अंदर रिकमेंडेशन के अंदर पैरा प्रोफेशनल और सेमी प्रोफेशनल होने चाहिए, अलग अलग, और कुछ पर्टिकुलर होने चाहिए। दूसरा है रीओरिएंटेशन ऑफ मेडिकल एजुकेशन के ऊपर ज़्यादा जोर दिया, बार ओरिएंटेशन होने चाहिए। और रूरल हेल्थ स्कीम को लॉन्च किया, रूरल हेल्थ के अंदर ज़्यादा जोर दिया, फोकस किया। और रूरल हेल्थ स्कीम 9 लॉन्च कब हुई, 1977 के अंदर। ठीक, उसके बाद में रूरल हेल्थ स्कीम के अंदर क्या क्या होने चाहिए, एक तो विलेज हेल्थ गाइडर होना चाहिए, जिसमें विलेज के लोगों, विलेज हेल्थ गाइडर, ठीक है, तो कि गांव के अंदर एक गाइडर होना चाहिए। जैसे ही कोई भी बीमारी है, कोई भी इन्फेक्शन है, कोई भी प्रकार की डिलीवरी के संबंधित कोई काम है, तो विलेज हेल्थ गाइडर उनको सजेशन करेगा कि आपको तुरंत यहाँ से जाना है, वहाँ पे जाकर के उससे मिलना है और वहाँ जाकर ये काम करवाना।
ठीक है। तो गांव के अंदर गांव का ही आदमी होना चाहिए, ताकि कोई भी समस्या आती है, आपने देखा होगा कि यहाँ पे सब लोग मुखिया होते हैं ना, मुखिया लोग, वो तुरंत उनके साथ में आते हैं, उनका काम होता है बस गाइड करना। तो यदि कोई दिक्कत है, चलो मेरे साथ चलो, हम आपको तुरंत डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाते हैं, वहाँ जाकर के तुरंत 2 रुपये की पर्ची कटवा करके तुरंत उसको इमीडिएट मेडिकल फैसिलिटी मिल गई। नहीं तो क्या होता है, अब कहाँ बस मिलती है, कहाँ टैक्सी मिलेगी, कौन सी रोड से जाना है, कहाँ करना होगा, तो ये सब ध्यान रखना है। दूसरा कि किस आदमी के पास में जाना है, सबसे इम्पोर्टेंट है। अब अरे कोई जो ओझा लोग होते हैं गाँव के अंदर, भोपा होते हैं, उनके पास में भेज देते, अरे उनके पास में जाके क्या करोगे बाबा, उनके पास में नहीं जाना है। तो एक विलेज हेल्थ गाइडर होगा, उस विलेज हेल्थ गाइडर को एक ट्रेनिंग दी जाती है, और उस ट्रेनिंग में बताया जाता है कि हेल्थ एजुकेशन वाले जितने भी कोई भी बीमारी है तो उसको क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ भेजना है, क्या फैसिलिटी है, कैसे जाएगा, तो वो सब बताएगा, ताकि उसके हेल्थ के अंदर क्या होगा, इम्प्रूवमेंट होगा। दूसरा है, एक उस रूरल हेल्थ स्कीम के अंदर दाई की भी नियुक्ति की जाएगी, उनका भी दाई होती है जो डिलीवरी संबंधित जो कार्य संभालती है, तो ये भी होना जरूरी है, ताकि छोटा मोटा दर्द होगा, पेन हो रहा है डिलीवरी वाले पर्सन को, तो तुरंत वो ठीक कर सके, या उनको एक सजेशन दे सकते हैं, वो तुरंत वो आगे जो डॉक्टर है उनसे बात करके वो क्या कर सकते हैं, क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे भिजवाना है, तो उसके अंदर बात वो कर सकते हैं। तो ये था अपने सारा जो प्रोग्राम था वो श्रीवास्तव कमेटी के अंदर आएगा, ठीक है, इनके अंदर ये रहेगा। नेक्स्ट की बात करते हैं, कौन सी कमेटी, उसके अंदर एक रिकमेंडेशन और था, कितना हो गया, 1 2 3, एक और रिकमेंडेशन था। एक क्या रिकमेंडेशन था कि इन्होंने 3 ट्रायल सिस्टम, 14 नंबर का है TS 3 ट्रायल सिस्टम, 3 ट्रायल सिस्टम को अपनाया, जिसके अंदर 3 ट्रायल सिस्टम के अंदर क्या आता है, सब सेंटर, PSC और CS, 3 ट्रायल सिस्टम। तो 3 ट्रायल सिस्टम के बारे में भी इन्होंने जोर दिया कि PSC, CSC और सब सेंटर पे हेल्थ एजुकेशन को बढ़ाना, में उसके मैन पावर को क्या करना, बढ़ाना। तो ये 4 रिकमेंडेशन है श्रीवास्तव कमेटी के। नेक्स्ट पढ़ते हैं बजाज कमेटी। नेक्स्ट है बजाज कमेटी। श्रीवास्तव में ट्रिक बहुत होगा, SMS। नेक्स्ट है कितना नंबर, 8 नंबर, बजाज कमेटी। बजाज कमेटी कब लॉन्च हुई थी, 1986 के अंदर, लॉन्च इन 1986, ठीक है। उसके बाद में बजाज कमेटी को किस नाम से जानते हैं, आल्सो नॉन एज के अंदर लिखिएगा एन एक्सपर्ट कमिटी फॉर हेल्थ मैनपावर प्लानिंग प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट तो ये था बजाज कमेटी। और ये जो बजाज है, ये क्या है, जो JS बजाज, इसका जो चेयरमैन था, वो चेयरमैन कौन था, JS बजाज था। और उसके बाद में ये बजाज जो है वो प्रोफेसर जो एम्स के प्रोफेसर बने थे, ठीक है, एम्स के प्रोफेसर है। देखिएगा बजाज कमेटी लॉन्च्ड या लास्ट रिपोर्ट सबमिट इन 1986, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा, बजाज कमेटी को किस नाम से जाना जाता है, एक्सपर्ट कमेटी फॉर हेल्थ मैन पावर, है ना। तो बजाज का मैं आप B लिख दूं, ट्रिक के अंदर की बात करें तो बजाज कमेटी के अंदर B लिख दिया। उसके बाद में किस नाम से जानता है, द एक्सपर्ट कमेटी फॉर द हेल्थ मैन पावर, ठीक है ना। तो मैं आप यहाँ पे लिख देता हूँ हेल्थ
मैन पावर। दूसरा है प्लानिंग प्रोडक्शन, प्लानिंग और प्रोडक्शन, प्लानिंग एंड प्रोडक्शन लिख दिया। और उसके बाद में है मैनेजमेंट, मैनेजमेंट। तो ये है आपका बजाज कमेटी। बजाज कमेटी याद रखने के ट्रिक्स देखिएगा। बजाज कमेटी के अंदर हेल्थ मैन पावर के बारे में बात किया, प्लानिंग के बारे में बात किया, प्रोडक्शन के बारे में बात किया और उसको मैनेजमेंट कैसे करते हैं उसके बारे में ज़्यादा जोर दिया। इनके जो चेयरमैन हैं वो JH बजाज है और ये बाद में क्या है कि एम्स के क्या प्रोफेसर बन गए, है ना। तो ये एम्स के प्रोफेसर थे, तो ये इन्होंने रिकमेंडेशन के अंदर बात किया गया, ठीक है। तो ये थी अपन की कमेटी। और याद रखने का बजाज में बी के अंदर हेल्थ मैन पावर, प्लानिंग, प्रोडक्शन और मैनेजमेंट, ठीक है। देखिएगा अब उनको कैसे याद करते हैं, एक ही पर्दे पे रख करके अपन कैसे याद कर सकते हैं। देखिए बोर्ड पे देखिएगा एग्जाम के अंदर क्या इंपॉर्टेंट है और किस कमेटी को किस नाम से याद रखते हैं, उसका एक सारी कमेटी का एक निचोड़ निकाल करके ये लिखा हुआ है। देखिएगा एक इसको चार्ट को स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और उसके बाद में अपन स्टार्ट करते हैं। देखिएगा सबसे पहले उसमें लिखा हुआ है सीरियल नंबर, कमेटी नेम, कौन सी कमेटी है, रिपोर्टेड कब रिपोर्टेड हुई और लास्ट रिपोर्ट कब सबमिट करवाई, और उसके बाद में आल्सो नॉन एज कैसे याद रखना है। आपको एग्जाम के अंदर भूलना नहीं है, ट्रिक्स के माध्यम से आपको याद करवा रहे हैं और सीक्वेंस वाइज से याद करवा रहे हैं। देखिएगा पहले है फोर कमेटी जिसमें 1943 से लेकर के 1946 के अंदर आई थी और इसको किस नाम से जानते थे, BCD। मतलब जो फोर कमेटी है, बी के बाद में सी के बाद में डी का मतलब डेवलपमेंट, तो हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी है वो है फोर कमेटी। लॉन्च की हुई 1943 से 1946 के बीच में। BCD, डी मतलब डेवलपमेंट, ठीक है। दूसरा है मुदालियर कमेटी 1956 के अंदर आई, 1962 के अंदर रिपोर्ट सबमिट करवाई और उसको क्या बोलते हैं, MP। P मतलब हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग, हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट बोर जाएगा, हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी रहेगी, वो मुदालियर कमेटी रहेगी, ठीक है। उसके बाद में चड्डा कमेटी, चड्डा को क्या हो गया, मलेरिया हो गया, तो उसने नेशनल मलेरिया जो प्रोग्राम है उसके अंदर जो ज्यादा फोकस किया, ठीक है ना। तो CM, चड्डा को क्या हो गया, मलेरिया। तो चड्डा कमेटी 1963 के अंदर आई, 1963 के अंदर रिपोर्ट सबमिट करवा दी और उसको किस नाम से जानते हैं, नेशनल मलेरिया प्रोग्राम, इरेडिकेशन ऑफ नेशनल मलेरिया प्रोग्राम। तो मलेरिया प्रोग्राम पे इन्होंने क्या किया, ज्यादा जोर लगाया, इसलिए उसको मलेरिया प्रोग्राम के अंदर, तो इसको है CM, ठीक है। उसके बाद में है मुदालियर कमेटी 1965 के अंदर आई, रिपोर्ट सबमिट 1966 के अंदर कराई और उसके बाद में इसको किस नाम से जानते हैं, मुदालियर, ठीक है ना, मुखर्जी है ना, मुखर्जी MU, उसके अंदर दो वर्ड ये हो गए, तो दो वर्ड यहाँ पे कर देते हैं फैमिली प्लानिंग। तो इन्होंने क्या किया, फैमिली प्लानिंग पे ज्यादा जोर दिया। ध्यान रखना है मुदालियर ने क्या किया था, फैमिली प्लानिंग पे ज्यादा जोर दिया था, ये M से हैं। दूसरा है मुखर्जी है, तो मुखर्जी ने क्या किया, इसने प्लानिंग प्रोग्राम पे ज्यादा जोर दिया था, ठीक है। ध्यान रखना है कि मुदालियर और मुखर्जी, इस ये भी क्वेश्चन आते हैं, तो ध्यान रखना है कि पहले कौन सी आई, पहले मुदालियर आया और उसके बाद में क्या है, मुखर्जी आए। ध्यान रखना है कि पहले मुद्दे की बात हो गई, मुद्दे की बात पूरी हो गई, उसके बाद में कौन आए, मुखर्जी आए। तो मुखर्जी तो बाद में आए या मुखर्जी कमेटी बाद आई, पहले क्या हो गई थी, मुद्दे की बात हो गई थी, मुदालियर मतलब मुद्दा मतलब मुद्दे की बात हो गई थी, उसके बाद में कौन आए, मुखर्जी आए। तो ध्यान रखना है कि मुखर्जी वाला ये सन याद रखना है, 1962 में ये हुआ था और मुखर्जी हुई थी 1962। तो पहले मुद्दे की बात हुई और उसके बाद में कौन आया, मुखर्जी आए, ठीक है। और मुद्दे की बात में क्या हुआ, MP प्लानिंग हुआ और मुखर्जी ने क्या बोला, नहीं फैमिली प्लानिंग होगा, उसमें था हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी और मुखर्जी ने क्या बोला कि फैमिली प्लानिंग के अंदर ज्यादा जोर दिया। तो इसका ध्यान रखना है। जंगल वाला कमेटी जो है 1964 के अंदर आया और 1967 के अंदर रिपोर्ट सबमिट करवा दी, ठीक है। और
जंगल वाला कमेटी को जे मतलब जंगल वाला, आई का मतलब इंटीग्रेशन ऑफ हेल्थ सर्विस, जितनी भी हेल्थ सर्विस है उसको क्या करना, जोड़ कर, इंटीग्रेशन वर्ड आता ही जंगल वाला कमेटी के नाम से जाना जाएगा। दूसरा है करतार सिंह कमेटी 1972 के अंदर आई, 1973 के अंदर रिपोर्ट सबमिट करवा दी और उसको किस नाम से जानते हैं, एम मतलब मल्टीपर्पज वर्कर अंडर हेल्थ एंड फैमिली प्लानिंग। जो भी हेल्थ और फैमिली प्लानिंग के अंदर जो वर्कर जो काम कर रहे हैं वो कैसे काम करेंगे, मल्टीपर्पज वर्कर करेंगे। तो मल्टीपर्पज वर्कर एम मतलब मल्टीपर्पज वर्कर एंड मल्टीपर्पज वर्कर अंडर हेल्थ एंड फैमिली प्लानिंग, एम है। दूसरा यहाँ पे भी ये एम है, बट यहाँ पे चड्ढा को क्या हो गया था, मलेरिया हो गया था, बट करतार सिंह क्या बोल रहा है, मल्टीपर्पज वर्कर बोल रहा है। यहाँ पे भी ध्यान हो रहा है, ये ध्यान रखना, चड्ढा को क्या हो गया, मलेरिया। तो मलेरिया वाले प्रोग्राम पे जोर किसने दिया, चड्ढा ने दिया। दूसरा है आपका करतार सिंह के अंदर एम का मतलब क्या हुआ, मल्टीपर्पज वर्कर अंडर हेल्थ एंड फैमिली प्लानिंग। जो फैमिली प्लानिंग और मल्टीपर्पज वर्कर है, हेल्थ वर्कर है, उसको क्या करना है, मल्टीपर्पज वर्कर करना है। श्रीवास्तव कमेटी 1975 के अंदर आई, 1975 के अंदर ही रिपोर्ट सबमिट करवा दी और इसको किस नाम से जानते हैं, एसएमएस के नाम से जाने। एस का मतलब श्रीवास्तव और एम का मतलब मेडिकल एजुकेशन एंड एस का मतलब क्या हुआ, सपोर्ट मैन पावर। मेडिकल एजुकेशन एंड सपोर्ट मैन पावर के नाम से जाना जाता है, ऐसे याद रखना है। दूसरा है नेक्स्ट एंड लास्ट बजाज कमेटी 1986 के अंदर आई थी। उसके बाद में उनको किस नाम से जानते हैं, बजाज में बी, उसके बाद में है हेल्थ मैन पावर प्लानिंग प्रोडक्शन और मैनेजमेंट। हेल्थ मैन पावर प्लानिंग प्रोडक्शन और मैनेजमेंट के नाम से जाना जाता है। तो ये सब थी अपने आज की कमेटी और आज का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हुआ। बने रहिए मेरे साथ में। यदि आपको मेरा लेक्चर पसंद आया तो लाइक कमेंट्स करना न भूलें। धन्यवाद।